नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा द ट्रूथ के इस ताज़ा एपिसोड में। मेरा नाम है नेहा शुक्ला और आज इस एपिसोड में हम समझेंगे अतीक अहमद का ये जिन आखिर क्या है कि योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश में है उसकी पीठ काफ़ी थपथपाई जा रही है कि इन्होंने जो माफिया है उस पर बहुत बड़ा जो है एक आघात पहुंचाया है। अतीक अहमद जो कि एक बड़ा माफिया 2007 के उमेश पाल अपहरण कांड मामले में सज़ा मिली है, कोर्ट की तरफ से उम्र कैद की सज़ा है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़ चुके हैं दिल्ली से और उत्तर प्रदेश की राजनीति को काफी करीब से समझते हैं वरिष्ठ पत्रकार हरिकेश सिंह जी का ये पहले स्वागत करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका चर्चा द ट्रूथ में हरिकेश जी। थैंक यू। हरिकेश जी, अतीक अहमद ये माफिया और पिछले दिनों इतनी इसकी चर्चा हुई कि लगातार जितने भी राष्ट्रीय समाचार चैनल है दिन से लेकर रात तक जब भी टीवी चैनल आप खोलिए समाचार के लिए अतीक अहमद ही छाया रहा। आखिर ये इतना बड़ा गैंगस्टर और इतने सालों से इसका आतंक रहा और अब ये कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है उसने इस बड़े गैंगस्टर का सफाया कर दिया है। आप इस पूरे मामले को किस तरह से देखते हैं? मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों के लिए शुरुआत से इस मामले को आप यहाँ पर सामने रखें। मैं अतीक अहमद से पहले मैं और भी दो तीन बातें कहूंगा कि जैसे बिकरू हत्याकांड के थे विकास दुबे की जो एनकाउंटर हुआ था जी जी, वो भी आप देखी होंगी कि 3-4 दिन तक नहीं हफ्तों तक छाया रहा था मीडिया में। बिल्कुल। उसके बाद एक जेल ट्रांसफर होता है मुख्तार अंसारी का जो पूर्वांचल के ही मऊ से आता है और वो भी एक माफिया है। उसका भी जबरदस्त ट्रायल हुआ था और जैसे वो ट्रांसफर हो रहा था उसके पीछे पीछे गाड़ियां और लगातार इसी बात की चर्चा हो रही थी कि विकास दुबे जिस तरीके से एनकाउंटर में मार दिया गया था ठीक उसी तरीके से मुख्तार अंसारी की भी हो सकती है हत्या और वही चीज अतीक अहमद में भी थी। इसमें मैं ये मानूंगा कि सरकार जिस भी दिशा में जा रही हो लेकिन मीडिया उसको इस तरीके से पोर्ट्रे कर रहा है या दिखा रहा है कंटिन्यूअस कि पूरे माफिया जगत का एकदम सफाया कर दिया गया है। कमोबेश इसमें थोड़ा बहुत सच भी है, मैं ये नहीं कहूंगा कि गलत है ये बात लेकिन मीडिया को देखते हुए अगर ये बात कही जा रही है कि किस तरीके से मीडिया उसको कवरेज दे रहा था, 24 घंटे हम लोग देख रहे थे, उससे उसकी कद उसके माफिया होने के स्तर को दूसरे तरीके से मैं देखता हूं क्योंकि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ही छात्र रहा हूं और उसी पीरियड का रहा हूं जिस पीरियड में वो चर्चा में था। अतीक अहमद 89 में 89 में पहली बार वो चर्चा में आता है और एक चुनाव लड़ता है वहां चकिया क्षेत्र से, पश्चिमी विधानसभा सीट आती है, वहां से वो चुनाव जीतता है और उसके बाद फिर बाद में वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी बनता है। तो वो फूलपुर से बनता है। फूलपुर वही जगह है जहां से जवाहरलाल नेहरू भी कभी चुनाव लड़ा करते थे और अभी हाल में जब आप देखेंगे तो केशव मौर्य भी उस क्षेत्र से आते हैं। ये पूरा इलाका मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ अलग किस्म के दबंगों का क्षेत्र है जी। और इलाहाबाद में इन चीजों की बहुत ज्यादा वो रहती है जानकारी सबको कि कैसे बम बनता है, बम कैसे बनाया जाता है। वहां बच्चा जो यूनिवर्सिटी का पढ़ रहा होता है ना, यूनिवर्सिटी छोड़िए वहां कॉलेजेस में इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले बच्चे भी जो हैं वो भी बम बनाना जानते हैं। आप आश्चर्य करेंगी कि वहां पे बम बनाना जैसे एक मिट्टी का कोई खिलौना बनाने जैसा काम है। तो इस तरीके का लेवल है वहां इलाहाबाद में, हुआ करता था 90 के दशक में। लेकिन हरिकेश जी, आपने जब कहा कि बच्चा बम बनाना जानता है, यानी कि इस बात की जो खबर है वो सरकारों को भी है, पुलिस प्रशासन को भी है, तो क्या शुरुआत से ही कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश में जो है समस्याएं रही और इस ओर सरकारों का या फिर जो है पुलिस का ही ध्यान कम रहा? नहीं, हमेशा से ये बात है, ये बात सही है कि जो सरकारों का ध्यान कम रहा वो ये मैं नहीं कहूंगा कि सरकारों का ध्यान कम रहा। एक्चुअली उसमें कर पाए बहुत नजदीक की बात बता रहा हूं, इलाहाबाद से बहुत नजदीक है मऊ आइमा। मऊ आइमा एक प्लेस है जहां पर आतिशबाजी के सामान मिलते हैं, तो बम पटाखे वहां पे खूब मिलते हैं और बहुत सस्ते मिलते हैं। पूरे पूर्वांचल क्षेत्र में जब दीपावली आती है तो वहीं से सप्लाई होती है। तो वो भी एक पॉइंट है कि वहां से बारूद और ये सब चीजें, जैसे आप साउथ में दक्षिण काशी चले जाइए तो वहां पर भी बम के और तमाम आतिशबाजी के सामान मिलते हैं। ठीक उसी तरह से इलाहाबाद में मऊ आइमा में है जी। जो पॉइंट आप पूछ रही है मैं उस पर आ रहा हूं। 89 के दशक में अगर याद हो आपको तो जैसे ही कांग्रेस हारना शुरू हुई थी और गठजोड़ की सरकारें बनना शुरू हुई थी और अनस्टेबल गवर्नमेंट शुरू हुई थी, उस समय उस पीरियड में अगर ध्यान हो तो बहुत ज्यादा वोट जो है उसको लूटने और उसको छीनने और उसको दबंग तरीके से या दबंगई के हिसाब से अपने पाले में डलवाने की कवायद चल रही थी पार्टियों द्वारा और सभी पार्टियां उभर रही थी। जी, बूथ कैप्चरिंग काफी ज्यादा हो रही थी।
हाँ, बूथ कैप्चरिंग बहुत ज्यादा हो रही थी, होने लगी थी, और उसमें बदमाशों का यूज होता था। ये पार्टियों में जोड़ने लगे थे और उनको एक जगह या तरजीह दी जाती थी कि वो उनके क्षेत्र में जितवाने का काम करेंगे। बाद में उसका जो बदलाव होता है, माफिया ये सोचने लगता है कि जब हम जितवा रहे हैं तो हम खुद ही क्यों नहीं जीत सकते हैं। आप इसको बहुत करीने से समझिएगा कि पूर्व पूर्वांचल में एक सीरीज से नाम लेना चाहूंगा, वीरेंद्र शाही, हरिशंकर तिवारी, अमरमणि त्रिपाठी, इसके बाद दुर्गा यादव, बलराम यादव, इस किस्म के बहुत सारे, रमाकांत यादव, इसके बाद आप आइए अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, पूरी सीरीज है। आप देखेंगे अगर 90 के दशक में तो वहां अच्छी खासी भीड़ है, और ये पूरे क्षेत्र में अलग अलग जातियों और धर्मों से जुड़े हुए माफिया पैदा हुए, और लोग इसमें बड़ा पीठ ठोकते हैं अपनी भी कि हाँ मेरा दबंग आदमी है। जी हरिकेश जी, बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, आपने जो कहा उससे ये समझ में आ रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है, जब कांग्रेस का यहाँ पर जो है हार शुरू हुई और वहाँ पर जो क्षेत्रीय दल है उनका जो प्रभाव या फिर वर्चस्व जो है बढ़ने लगा, तो कहीं ना कहीं राजनीति के केंद्र में ये दबंग जो है आने लगे और इनका इस्तेमाल राजनीति में जो है सत्ता हथियाने के लिए जो है किया जाने लगा, जिससे कि इनकी जो है वहां पर तादाद या संख्या है जो वो बढ़ने लगी, या फिर किसी न किसी तरह से इनको संरक्षण भी मिलने लगा। राजनीतिक संरक्षण से आप इनकार करेंगे इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, राजनीतिक संरक्षण बहुत ज्यादा मिलता था। मैं आपको बता रहा हूं कि इनकी सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत अच्छी खासी रहती थी। जिस राजू पाल हत्याकांड के सिलसिले में अतीक अहमद को इस समय उम्र कैद हुआ है, या उमेश पाल के अपहरण के कांड में जो अशरफ है उनका छोटा भाई, अतीक अहमद का छोटा भाई, उसको जो जेल हुई है, ये आप ये समझिए कि 90 के दशक के बाद जब उभार हो रहा था तो ये दोनों ही दबंग थे। ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि अतीक अहमद दबंग था और वो नहीं दबंग था, राजू पाल भी दबंग थे अपने क्षेत्र के। ये चकिया क्षेत्र का हिस्सा था, पश्चिमी इलाहाबाद विधानसभा क्षेत्र है, वहां से ये लड़ते थे इलेक्शन। जब अतीक अहमद विधानसभा छोड़ के फूलपुर से जाके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाते हैं, राजू पाल वहां पर उभरते हैं और बसपा से चुनाव जीत करके वो विधायक हो जाते हैं। जी, राजू पाल विधायक होते हैं 2004 या 5 की बात है, 4 की बात है, और 5 में इनकी हत्या कर दी जाती है। हत्या होती है अशरफ के द्वारा। अशरफ है अतीक अहमद का छोटा भाई। इंपॉर्टेंट ये है कि अशरफ हारा है चूंकि राजू पाल से इलेक्शन, तो इस एवज में दुश्मनी एक हो जाती है दो धुरी में। आप वीरेंद्र शाही और हरिशंकर तिवारी की कहानी जानती होंगी थोड़ी बहुत, अगर जानती हैं तो उनके बीच में भी राइवलरी होती थी। दुर्गा यादव और रमाकांत यादव के बीच में राइवलरी होती थी। इस तरीके की बहुत राइवलरी की कहानी आप सुनेंगी। इवन मुख्तार अंसारी की एक समय कल्पनाथ राय हुआ करते थे मऊ के, उनके बीच में बड़ी राइवलरी हुआ करती थी। तो इस तरीके की चीजें होती थी और ये बहुत सामान्य माना जाता था। समाज में उस समय एक बड़ा महत्वपूर्ण जो विचार विमर्श चल रहा था कि आपके भ्रष्टाचार, आपकी कमाई, आपका पैसा आपके औरे के रूप में देखा जाना, आपकी ताकत के रूप में देखा जाना, ना कि उसको कोई धता बता रहा हो, खराब बता रहा हो। कोई खराब नहीं बताता था। पैसा आ रहा है तो अच्छी बात है, आप धनाढ्य हैं, बहुत अच्छी बात है, कहां से आ रहा है इसका कोई सरोकार नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि दबंगई बढ़ती जाती है, हत्याएं होती है। हत्या उन्हीं की होती है जिनसे उनकी राइवलरी होती है। सड़क चलते वो हत्या गोली नहीं करते हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि अगर कोई उनके रास्ते में आएगा तो उसको वो मारते थे। और यही हुआ राजू पाल के साथ। अपने घर जा रहे थे जीत करके, वो भी 26 जनवरी की बात है, शायद गणतंत्र दिवस के समय की बात है, और ये जा रहे थे और रास्ते में बाद इनको जो है घेर लिया जाता है और ताबड़तोड़ गोलियां मार के इनको मार दिया जाता है। राजू पाल को विधायक रहते थे, समझिएगा विधायक है तब भी वो मार दिया गया। ये इतनी बड़ी बात है कि किसी राज्य में या किसी देश में विधायक और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ये पूर्वांचल में बहुत हुआ है, एक दो नहीं हुआ है। ब्रह्मदत्त द्विवेदी हत्याकांड भी ऐसा ही था जिसमें मुख्तार अंसारी शामिल था। तो ये सारी चीजें होती थी और ऐसा होता था हत्याओं का। वीरेंद्र शाही का भी वही था, विधायक होते हुए मारे गए थे। तब ये सब चीजें होती थी, लेकिन ये जरूर है कि 2004 के बाद थोड़ा पॉलिटिक्स बदली है। थोड़ा ये लगा कि हाँ माफियाओं का राज खत्म करना चाहिए, इनसे बहुत ज्यादा सरदर्द हो रहा है, ये किसी की भी हत्या कर दे रहे हैं। तो फिर हाथ खींचना शुरू हुआ। सबसे पहले सपा ने ही अतीक अहमद से हाथ खींचा। अतीक अहमद बसपा के पास गए, बसपा ने टिकट नहीं दिया तो वो अपना दल से लड़ गए निर्दलीय। अच्छा, दबंगों की खासियत होती है कि अपने क्षेत्र में वो दबदबा बनाए रहते हैं और लोग उनके सपोर्ट में इसमें रहते हैं कि वो लूट का पैसा, उगाही का पैसा वो गरीबों में और उन लोगों में खर्चा करते हैं। तो एक रॉबिन हुड वाली छवि मतलब की आ जाती है, अजीब सी छवि बनती है कि वो रॉबिन हुड है, क्योंकि वो अमीरों को मार रहा है, दबंगों को मार रहा है और मेरे सहयोग में है, मेरी बेटी की शादी करा रहा है, मेरे लड़के को दुकान खुलवा रहा है। ये सब चीजें होती है, जबकि वो कब्जा कर रहा होता है।
वो दुकानों पे कब्जा, सिविल लाइंस में बिल्कुल, मेरे पास एक लिस्ट है जिसमें कि अतीक अहमद की जो प्रॉपर्टी है वो कितनी ज्यादा है और कितना उसने अक्वायर किया था, जबरदस्ती कब्जा लिया था। इस पर भी समझूंगी हरिकेश जी आपसे, लेकिन एक इशारा किया जा रहा है कमर्शियल ब्रेक के लिए, रुकने के लिए, तो एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले लेते हैं और ब्रेक के बाद लौटते हैं, बात करते हैं। हम उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का ये पूरा विवाद क्या है, आखिर क्या वजह है कि अतीक अहमद पर जो कार्रवाई हुई है, कोर्ट ने जो सजा सुनाई है, इसे लेकर योगी आदित्यनाथ सरकार की पीठ ज्यादा थपथपाई जा रही है। कहा जा रहा है कि माफिया पर कंट्रोल करने या फिर माफिया का सफाया करने में योगी आदित्यनाथ सरकार ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हरिकेश जी जुड़े हुए हैं, आइए उनसे इस बात को और ज्यादा समझते हैं। हरिकेश जी, पहले हिस्से में हमने आपसे समझा कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से जो माफिया है उसका राजनीति में जो है भागीदारी और योगदान जो है बढ़ गई, और कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दल जो है इसको संरक्षण देते या फिर इनको टिकट देते हुए भी, यहाँ तक कि अतीक अहमद सांसद भी बन गए। मैं ये समझना चाहूंगी कि 90 के दशक की आपने बात की, 90 के दशक से के बीच आते आते शायद राजनीतिक दलों को उत्तर प्रदेश में लगने लगा था कि इस तरह के रॉबिन हुड नेताओं को या फिर दबंगों को अगर आप इसका सहयोग लेते हैं या फिर उनका योगदान लेते हैं राजनीति में, तो कहीं ना कहीं ये जो है भस्मासुर की जो है भूमिका निभाने लगते हैं। तो इस विवाद में सभी पार्टियों का क्या योगदान देखते हैं आप? बीजेपी का कैसा योगदान रहा, समाजवादी पार्टी का क्या योगदान रहा, बसपा का क्या योगदान रहा, या फिर कांग्रेस की राजनीति कैसी रही इस दौरान, इस समय में? देखिए, मैं इसको थोड़ा सा पीछे लेके जाता हूँ, इंदिरा गांधी के समय का। 80 के दशक के बाद अगर बात करेंगे ना, तो वहां पर उस समय क्या था कि आपको याद होगा कि पंजाब में भिंडरवाली का उत्थान हो रहा था, और 84 में किस तरीके से, 83 में किस तरीके से समाप्ति हुई थी उस आतंक क्षेत्र की, या उस आतंकवादी पूरे सिचुएशन की। इसको अगर आप देखेंगे तो वहां पर कांग्रेस की जो सिचुएशन है वो क्लियर ऐसी थी कि चूंकि नेशनल पार्टी थी तो वो किसी भी तरीके से माफियाओं के साथ नहीं खड़ी होती थी। 80 के दशक में ही बीजेपी उभरती है, अटल बिहारी वाजपेयी और अडवाणी जैसे लोग उभरते हैं, इनके साथ भी माफिया बहुत नहीं जुड़ते थे। माफियाओं को जो जगह या तरजीह देने की बात आती है वो क्षेत्रीय पार्टियों से ज्यादा आती है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए, आप मध्य प्रदेश में देखिए, या फिर आप चले जाइए हरियाणा या राजस्थान में, यहाँ पर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, या आप पश्चिम बंगाल में चले जाइए, उधर भी हर जगह पर जो क्षेत्रीय पार्टियां जो उभार ले रही थी, 80 के दशक के बाद की बात बता रहा हूं, जैसे ही 85 के बाद, राजीव गांधी के बाद 89 में आते हैं प्रधानमंत्री अपने वो सिंह जो हैं, वीपी सिंह जी। तो वीपी सिंह के बाद से आप ध्यान दीजिए। अच्छा, आपको ये भी याद होगा कि कैसे फूलन देवी को सरेंडर कराया था कांग्रेस ने अपने समय में। जी जी। तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, और उनको टिकट विकेट नहीं दिया था। ऐसा नहीं था कि फूलन देवी को कांग्रेस से टिकट मिल गया था, फूलन देवी को भी टिकट इधर से बसपा से, बहुजन समाज पार्टी से मिला था। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जब क्षेत्रीय पार्टियों का उभार हुआ तो उन्होंने क्या किया, जातिवाद की राजनीति, अपने क्षेत्र की राजनीति, दबंगों की राजनीति ये शुरू की, क्योंकि उनके पास तो जीतने के लिए कुछ था नहीं। उन्हें जीतना था, उन लोगों से जीतना था जो अपने अपने क्षेत्र में दबंग हो जी। तो इनको जो है शामिल करना शुरू किए समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, यूपी में खासकर। यूपी की बात हो रही है तो यूपी पे ही चलता हूँ। तो इन लोगों ने इनको जगह देना शुरू हुआ, और सारे नाम आप देखेंगे ना, चाहे वो दुर्गा यादव हो, चाहे हरिशंकर तिवारी हो, चाहे वीरेंद्र शाही हो, चाहे कोई भी, ये सारे के सारे सपा और बसपा के ही नाम हैं। मुख्तार अंसारी कह लीजिए, चाहे राजा भैया कह लीजिए, या कोई भी आप नाम ले लीजिए, ये सारे के सारे, धनंजय सिंह का नाम ले लीजिए, एक नाम तो है ही नहीं। हर जिले में, पूर्वांचल के 22 जिलों में 22 माफिया हैं, मैं आपको ये बता रहा हूं, और ये सब के सब इस तरह की राजनीति के कर्णधार रहे हैं। तो वो सूत्रधार भी रहे हैं, जितवाते वो हैं, पार्टी में लाइन अप वो करवाते हैं, लोगों को धमकाते हैं, लोगों का लूट खसोट करते हैं। एक कह लीजिए कि माफियाओं की जो लूट है ना, वो चलती थी उस समय 90 के दशक में, और ये इसमें शामिल होते थे। इसीलिए आप करोड़ों की बात कर रही हैं कि अतीक अहमद के पास करोड़ों की संपत्ति है। सिविल लाइन में एक दुकान नहीं है, 2500 दुकानें हैं जिससे धन उगाही उनकी होती है और उन पर कब्जा है उसका। एक खबर बिल्कुल, आप एक खबर पे ये भी देख रही हूँ कि ये भी इस बात की भी शाबाशी मिल रही है योगी आदित्यनाथ सरकार को उत्तर प्रदेश में कि जितनी भी बेनामी और इलीगल जो प्रॉपर्टीज थी अतीक अहमद की, करोड़ों की, मेरे पास एक फिगर है कि 1168 करोड़ की बिलोंगिंग जो है अतीक अहमद के पास थी, इलीगल बेनामी प्रॉपर्टीज पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश में। यानी ये इतना बड़ा माफिया अतीक अहमद, जिसके पास 11
1268 करोड़ की बेनामी प्रॉपर्टी, इलीगल प्रॉपर्टी थी। और अब ये कहा जा रहा है कि एक एक करके इन बेनामी प्रॉपर्टीज पर जो है योगी आदित्यनाथ सरकार वो कार्रवाई कर रही है। तो इस मसले को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, अतीक अहमद के ऊपर कार्रवाई हो रही है, बहुत अच्छी बात है। उनको एकदम दबा दिया गया, खत्म कर दिया गया, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन साइमल्टेनियसली अगर बात करेंगे तो मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद, यही दो नाम क्यों? बहुत सारी बेनामी संपत्तियां गोरखपुर में लोगों की हैं, बहुत सारी बेनामी संपत्तियां आजमगढ़ में लोगों की हैं, और ऐसे बहुत से माफिया हैं, एक दो तो है नहीं। रमाकांत यादव बाद में बीजेपी में शामिल होते हैं, बीजेपी से चुनाव जीतते हैं, अब उसको हल्के में बिल्कुल लीजिए मत। रमाकांत यादव की खुद की बहुत सारी बेनामी संपत्ति है। लेकिन बात यह है ना कि एक तरफा कार्रवाई आप कर रहे हैं, ठीक है, करिए, लेकिन किसी भी माफिया को खत्म करना ये सिद्धांततः सही है। लेकिन किसी एक वर्ग के माफिया पर ही टारगेट करना, ये एक पॉलिटिकल राजनीति का जो समीकरण साधना है, वो तरीका है। मैं इसको वोट बैंक की राजनीति भी कह सकता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अगर आप ये फैला रहे हैं कि हाँ 22% जो मुसलमान आपके उत्तर प्रदेश में रहते हैं उन पर आपने शिकंजा कस लिया है, तो जाहिर बात है कि 60% हिंदू आपकी तरफ हो जाते हैं। तो जाहिर यही हो रहा है, ये पॉलिटिकल 2024 का गेम है। ये 2024 के गेम में आप कैसे जीतेंगे? तो ये सारी चीजें इसमें काम कर रही है। सिर्फ अतीक अहमद इसके घेरे में लेकर के 1168 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली गई है, या बिक्रू हत्याकांड में जो बदमाश था जिसने 8 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी, केवल उन्हीं की संपत्ति को नहीं नेस्तनाबूद करिए, और भी बहुत सारे लोग हैं, सब पर आप ध्यान करिए, शिकंजा कसिए। कस भी रहे हैं, ये भी मैं मानूंगा, कस रहे हैं, लेकिन इसमें गलतियां भी हो रही हैं, ये भी तथ्यात्मक है। यहां पर एक महत्वपूर्ण बात है ना कि जो उमेश पाल हत्याकांड है, सॉरी, उमेश पाल जो अभी तुरंत मारा गया हाल में, वो हत्याकांड से पहले जो राजपाल हत्याकांड है, उसी के एवज में अतीक अहमद और अशरफ, इन दोनों को गिरफ्त में लिया गया। हाँ, लेकिन अब जो माहौल बन रहा है, आप ये समझिए, आज की डेट में इसी को धीरे धीरे कॉर्पोरेट कल्चर में डाल दिया गया। पहले ये गुंडे थे, डायरेक्ट हिट करके आपसे लूटते थे, अब क्या है, अब सिस्टमैटिक लूट हो गई है। याद होगा आपको, हम लोग के समय में सिनेमा ब्लैक होता था, टिकट ब्लैक होता था, याद होगा, सैटरडे संडे के दिन बहुत ज्यादा रेट होते थे। अब कंपनियां और खुद प्राइवेट जो प्लेयर है, वो खुद ही उसका रेट सैटरडे संडे को 300 से 500 कर देते हैं। आप उसको खरीदते हैं, नियमता खरीदते हैं। आप ये भी शिकायत नहीं कर सकते कि भाई सैटरडे संडे को 500 रुपए क्यों, ये भी तो लूट का हिस्सा है। कॉर्पोरेट कल्चर कैसे चल रहा है? कॉर्पोरेट कल्चर ऐसे ही चल रहा है। ललित मोदी लंदन से बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को मैं केस करूंगा। कौन होते हैं ललित मोदी? वो जो भ्रष्टाचार खुद करके गए हैं, हजारों करोड़ रुपए लेके भागे हुए हैं। ललित मोदी और नीरव मोदी और मेहुल चौकसी, ये वो केस करेंगे यहाँ पर उल्टा कि हम पर इस तरह के इल्जाम न लगाइए कि हम चोर नहीं है। भगोड़े आप खुद हैं यार। रिवोक किया जा रहा है आपका रेड कॉर्नर नोटिस, ये कौन से तरीके हैं? इसका मतलब आप कॉर्पोरेट जगत में घुस करके इस तरह की लूट को अंजाम दे रहे हैं। वो जो बदमाशी थी वो लूट थी, डायरेक्ट सीधे हिट करती थी पब्लिक को। जी हरिकेश जी, मुझे याद आ रहा है WFI के जो पूर्व अध्यक्ष जो अभी हटाए गए, जो महिला पहलवानों के शोषण के मामले में बृजभूषण शरण सिंह उनका नाम है, उन पर भी ये आरोप है कि बहुत ज़्यादा जो है वो दबंग हैं अपने पूरे इलाके के, और कहीं ना कहीं एक डर जो है वो बीजेपी के खेमे में उनके प्रति देखा जाता है। और इसके बावजूद जो है ये मामला कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसा नहीं है कि बीजेपी बिल्कुल पाक साफ है और उसके भी जो नेता हैं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। ये जो नेचर बदला है ना बाद में, जैसे बृजभूषण शरण सिंह है, वो बहुत अपने क्षेत्र के दबंग है। पूरा बहराइच मंडल या गोंडा मंडल जो कहलाएगा ना, उस एरिया के बहुत दबंग आदमी है। सोहेल प्रसाद मौर्य खुद दबंग थे, बसपा के बहुत बड़े मंत्री थे, कद्दावर नेता थे। एन चुनाव के दिन घुस करके रिवॉल्वर छीन लेना, बंदूकें वो कर लेना, पुलिस वालों को धमकाना, ये उनका काम था। अमरमणि त्रिपाठी वो खुद बहुत बड़े दबंग थे। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, लेकिन ये बात के एज में क्या हुआ टाइम पीरियड के साथ कि इस क्षेत्र में इनकी दबंगई चलती है। और चूंकि डायरेक्ट हत्या का आरोप नहीं है ना बृजभूषण शरण सिंह में किसी तरह की, ठीक है, शोषण मामला तो है, मान लिया, लेकिन किसी तरह के हत्या या मर्डर का वो बात है कि उनका एक वीडियो है कि मैंने कह दिया उसको गोली मार दो, और उसने मेरे ड्राइवर को मारा था तो मैंने कहा उसको गोली मार के मैं फेंक दूंगा या मार देता हूं, सीधे मार दिया। वो खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन उन पर कोई चार्ज नहीं लगा हुआ है। चार्ज कैसे कोई लगाएगा? पहलवान भी है, अपने क्षेत्र के दबंग भी है, भारत केसरी भी है, मतलब अजीब सी बात है ना कि सम्मानित भी है, और उसके बाद वो भी है। आप ये कई चीजों में देख रही होंगी कि बहुत सारे ऐसे दबंग माफिया जिन पे उसी तरह के आरोप हैं, और उनके उलट
नारियों के सम्मान के खिलाफ जाके काम करने के आरोप हैं जी। और नारी समिति उनको सम्मानित करती है कि ये नारियों का बड़ा ध्यान देते हैं। बिल्कुल अजीब सी स्थिति है ना देश की। अभी अभी मुझे एक तस्वीर याद आ रही है, बिल्किस बानो के जो दोषी हैं और वो बीजेपी सांसद और विधायक के साथ मंच साझा कर रहे थे। इस पर भी मैं समझूंगी कि आखिर जो है बीजेपी की इतनी शाबाशी जो है वो क्यों दी जा रही है, जबकि बीजेपी के जो दामन है वो भी दागदार है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलते हैं आपसे। ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चर्चा द ट्रूथ और आज सच ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर योगी आदित्यनाथ सरकार को इतनी शाबाशी क्यों मिल रही है। अतीक अहमद के खिलाफ हुई कोर्ट की जो कार्रवाई थी, सजा थी और माफिया को कर्टल डाउन करने की उनको जो है तारीफें मिल रही हैं। हमारे साथ हरिकेश जी बने हुए हैं। हरिकेश जी, मैं ये समझना चाहूँगी कि हमने ये समझा कि कोई भी राजनीतिक दल हो, आपने कहा कि इस मामले में कांग्रेस को थोड़ा सा सराहा जा सकता है कि वो दबंगों से या फिर जो इस तरह के जो रॉबिन हुड है उनकी राजनीति से खुद को अलग रखने की कोशिश करती दिखती है। उत्तर प्रदेश की अगर खासकर बात की जाए, 90 के दशक में जब बीच के दौर में आ गए तो शायद राजनीतिक दलों को यह आभास होने लगा कि ये राजनीति सही नहीं होगी और उनके खुद भी जो है इसमें ज़्यादा नुकसान होने लगे और ये कॉरपोरेट लूट में, जैसा आपने कहा कि कॉरपोरेट लूट में बदल गया है। तो अब क्या हम ये समझे कि क्षेत्रीय दलों को ये समझ में आ गया है कि इस तरह के दबंगों का सहारा राजनीति में लेना सही नहीं होता है और लंबे वक्त के लिए अगर देखा जाए तो ये नुकसानदेह साबित होते हैं। ऐसे में आप वर्तमान में जो योगी सरकार है इसकी भूमिका को किस तरह से आंकते हैं? क्या 2024 को लेकर उसका ध्येय लेकर चल रही है योगी सरकार और इसी तरह खबरों में बने रहने के लिए इन सब जो कार्रवाइयां हैं इस पर ज्यादा जो है सरकार का ध्यान दिख रहा है? देखिए, मैं आपको सिर्फ योगी सरकार को बताने के लिए नहीं कहूंगा। मैं अगर भाजपा की दिशा देखूं, दशा तो आपको कर्नाटका में येदियुरप्पा भ्रष्टाचार के रूप में दिखाई देंगे। आपको अमित शाह तड़ीपार है, बहुत साल की बात है, होंगे वो गृह मंत्री हैं, वो सारा सामान आज की डेट में है, लेकिन जब तड़ीपार में थे तब तो थे ही, आरोपित थे। तो सीधी सपाट सी बात है, एक लाइन की बात है कि इन आरोपों से क्या गोधरा कांड हुआ नहीं? क्या उस पर आरोप जड़े नहीं गए? क्या आरोप लगे नहीं? क्या केस चले नहीं? कोर्ट केस तो चला ना, सब कुछ पता चला ना। भले वो बरी हो जाता है आदमी कोई, भले ही आप मस्जिद ढा देते हैं और उसके बाद आरोप में घिरते हैं और 18 36 लोग उसमें आरोपित होते हैं और फिर बाद में बरी हो जाते हैं। शुरू में केस में उनके ऊपर ये होता है कि सजा दी जाएगी और फिर हायर कोर्ट से उनको मुक्त कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें हुई हैं, होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। हरिकेश जी, मुझे लगता है कि गुजरात में और उत्तर प्रदेश में ये फर्क मुझे समझ में आ रहा है कि गुजरात में जब क्राइम की या अपराध की बात आती है तो बीजेपी के जो नेता हैं, विधायक हैं या फिर सांसद हैं, उनका नाम देखने को मिलता है। बिल्किस बानो के गैंगरेप मामले में ही दोषी को मंच पर बिठाकर यहाँ पर जो है एक आयोजन किया जाता है और इसमें किसी तरह की कोई जो है हिचक नहीं दिखती है बीजेपी के सांसद और विधायकों में। लेकिन जब मैं उत्तर प्रदेश की बात करती हूँ तो मुझे लगता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि से आने वाले नेताओं और दबंगों के साथ जो है सपा और बसपा ज्यादा दिखी है, ना कि बीजेपी और कांग्रेस। इस फर्क को आप किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, कांग्रेस कम दिखी है, नो डाउट कांग्रेस कम दिखी है, लेकिन भाजपा इससे बड़ी बहुत नहीं है। भाजपा यहाँ पर भी 20-25% तो माफियाओं से घिरी हुई है। रमाकांत यादव आजमगढ़ के नामी गिरामी माफिया रहे हैं, कोई छोटे मोटे नहीं रहे। और एक समय योगी आदित्यनाथ पर भी काफी सारे केसेस थे, ऐसा मैं ये बिल्कुल नहीं कहूंगा। आज भले मुख्यमंत्री हैं लेकिन केसेस उन पर भी हैं और छोटे मोटे केस भी नहीं है। 2004 का केस है, 2002 का केस है, 2006-07 का केस है, कई केस है। जहां पर गांव जला दिया गया है दलितों का, उसका भी आरोप है। जहां झापड़ मारा गया हो अधिकारी को, उसका भी केस है। हत्याएं हुई हैं, वो भी केस है। जो आपका दंगा हुआ है वो भी केस है। 14 दिन हिरासत में यूं ही तो नहीं गए थे, कुछ तो कारण थे। दंगे थे 2006-07 के, जो गोरखपुर के दंगे थे, 22 दिन चले थे, कर्फ्यू लगा था, वो हल्के फुल्के दंगे नहीं थे। वो कारण क्या है? तो कहने का मतलब यह है कि अपने आदमियों द्वारा या हिंदू युवा वाहिनी जो अब खत्म कर दी गई है, उसके द्वारा जो भी चीज की गई उसमें गुंडागर्दी हुई, दबंगई हुई। ठीक है, दो पार्टियों की राइवलरी थी, उसमें खासकर समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यादव बहुत एग्रेसिव मूड में थे और उन्होंने बहुत सारी चीजें की। उनके ऊपर बहुत सारे आरोप थे, राम मंदिर के दौरान जो है कार सेवकों पे गोली चलवाने के, उससे खींचे हुए थे, चिड़े हुए थे। अब खैर मुलायम सिंह नहीं है, लेकिन बावजूद इसके वो आरोप थे, उससे खींचे हुए थे। उनको मौका चाहिए था, उस मौके का रिजल्ट वो था। लेकिन फिर भी बावजूद इसके मैं ये कहूंगा कि आपकी बीजेपी या और कोई पार्टी ये इसलिए नहीं बच पा रही थी क्योंकि निर्दलीय होकर वो चुनाव जीत जाते थे जितने भी दबंग थे। अगर आप टिकट नहीं दे रहे हैं, कांग्रेस नहीं दे रही है, बीजेपी नहीं दे रही है, सपा नहीं दे रही है, वो निर्दलीय जीत जाते थे।
आप अपना दल को क्या समझ रही है? अपना दल में भी वही हाल है जो अपना दल सोनिया पटेल का जो पार्टी है। यूपी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि अगर आप टिकट नहीं देंगे तो अपने क्षेत्र में चौरसिया है, अपने क्षेत्र में पटेल है, अपने क्षेत्र में राजभर है, अपने अपने क्षेत्र में मौर्य है, केशव मौर्य जैसे अपने इलाके में है। ये सारे लोग, स्वामी प्रसाद मौर्य एक अच्छे खासे, नसीमुद्दीन सिद्दीकी ठीक ठाक दबंग थे। हाँ, ये अलग बात है कि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप है और कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी वाया वाया तो चलता है ना। किसी को हटवाना है, किसी को उठवाना है, किसी को मरवाना है, डायरेक्ट भले ना हो, लेकिन वाया तो है ही। और अच्छा खासा गैंग, एकदम सीधी सपाट बात बता रहा हूं, जैसे मुंबईया गैंगस्टर होते हैं उस तरीके की लड़ाई पूर्वांचल में चलती थी। और चलती किस लिए थी? रेलवे के ठेके, पट्टे सड़कों पर, या फिर किसी पार्किंग का सौदा, या किसी होटल के किनारे उस पे कैंटीन का सौदा, इस तरीके के आवंटन के चीजों के बहुत ज्यादा ठेके चलते थे। शराब का ठेका, इन माफियाओं का भी आगमन उसी समय होता है, 89-90 के समय में। और पहली बार तो उत्तर प्रदेश में AK-47 89 में चलती है। ये कोई छुपी और मतलब ढकी हुई बात नहीं है, एकदम ओपन है, ऑन पेपर है, खबरों में आप देखेंगे कि ये मिल जाएगा आपको जी। लेकिन तो इस तरीके की बातें हैं। हरिकेश जी, आपने जिन वाया का जिक्र किया, क्या अब उन पे कैंची चलाई है योगी, सीएम योगी ने? कहीं ना कहीं जो अपराध है वो कहा जा रहा है कि कम हुआ है उत्तर प्रदेश में, और इस तरह के जो दबंग हैं, बेशक वो दूसरे खेमे के हैं, उन पर जो है कर्टेल किया गया, उन पर जो रोकथाम लगाई गई है, जिससे कि थोड़ा सा आतंक जो है वो कम हुआ है। नहीं, मैं इसका एक महत्वपूर्ण कारण टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को भी मानता हूँ, ये बात समझने की है। क्योंकि 90 के दशक में आपके पास कोई ट्विटर हैंडल, फेसबुक अकाउंट या इस तरह की चीजें नहीं थी कि कोई वीडियो वायरल हो जाए किसी बदमाश का और लोग जान जाएं कि ये बदमाश जो इस तरह की हरकत कर रहा है। इसमें भी 2010 के बाद सिचुएशन बदली है, ये बात समझने की। हर घर में ये खबर पहुंच जाती है कि फला बदमाश। अब देखिए ना, अगर राजूपाल हत्याकांड किसी को दिख जाता जिसमें 19 गोलियां मारी गई थी, अगर वीरेंद्र शाही के हमला को दिख जाता, हमला जिस तरह से हुआ था वो दिख जाता, या एक समय जिस समय श्री शुक्ला करके एक बदमाश हुआ करता था, उसकी हत्या हुई थी, इस तरीके की चीजें अगर दिख जाती, वायरल हो जाती, तो आप सोचिए कि किस तरीके की बातें लोगों के दिमाग में होती कि ये कौन किस तरीके के लोग हैं। या रमाकांत जिस तरीके की हत्याएं करते थे, पुलिस बूथ में या चौकी में घुस के 6-7 पुलिसकर्मियों को गोली चला देना कोई सामान्य घटना नहीं होती थी। लेकिन अब ये वीडियो वायरल हो जा रहे हैं और लोगों को ये समझ में आ जा रहा है कि फला व्यक्ति बहुत ज्यादा बदमाश है और इसके साथ खड़ा होना ठीक नहीं है। तो ऐसी परिस्थितियों का भी फायदा हुआ है जी। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भूमिका है वो काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। और उत्तर प्रदेश की पुलिस के बारे में ये कहा जाता है कि एनकाउंटर जो है, इसका एक डर जो है अपराधियों में काफी देखा जाने लगा। अतीक अहमद को भी जब लाया जा रहा था गुजरात से उत्तर प्रदेश, तो ये डर हो रहा था, खुद अतीक अहमद को भी ये डर लग रहा था कि कहीं उसका एनकाउंटर ना कर दिया जाए। तो इस बारे में आपकी क्या सोच है या फिर आपका विचार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। मुख्तार अंसारी को भी जब लाया जा रहा था पंजाब से, तब भी यही बात हो रही थी कि मुख्तार अंसारी आ रहे हैं और रास्ते में उनको जो है एनकाउंटर हो जाएगा, क्योंकि इसके ठीक पहले एक घटना हुई थी बिक्रू हत्याकांड के विकास दुबे के साथ, जिसको पकड़ा गया था और सबके सामने हुआ था, क्लियर कट पुलिस ने उसको पकड़ा था, अरेस्ट किया था और रास्ते में ले जाते समय कानपुर में बिठूर के पहले उसकी एनकाउंटर स्थिति पैदा की जाती है, सिचुएशन पैदा की जाती है। मैं एकदम स्पष्ट कहूंगा कि वो सिचुएशन पैदा होती है जब इतने पुलिस बल के साथ कोई व्यक्ति पकड़ के अरेस्ट होकर जा रहा है, अचानक कैसे वो जीप से निकल के भागने लगेगा और कैसे वो छीनने लगेगा, ये बात थोड़ी समझ से परे है। लेकिन फिर भी उस वजह से ये बात जताई जा रही थी कि मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद की भी हत्या हो सकती है। लेकिन ठीक उसके पहले बजरंगी की एक हत्या होती है आपके डासना जेल में, यहाँ पर गाजियाबाद की तरफ। तो वो भी एक घटना हुई थी, क्योंकि जेल के भीतर हुई थी वो घटना, और वो केस फिर रीओपन अभी तक हुआ नहीं और उसमें क्या चल रहा है किसी को कुछ पता नहीं, और ना ही मीडिया उसके पीछे जा रहा है कि उस केस का क्या हुआ। कोई नहीं जानना चाहता फॉलो अप के बारे में कि भैया क्या हुआ उसके आगे, कौन पकड़ा गया, किसको अरेस्ट हुआ, ये सब चीजें हैं। लेकिन बावजूद इसके मैं कहूंगा कि मुख्तार अंसारी विधायक था, अतीक अहमद भी विधायक था, या मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी था। अब इनकी हत्या अगर एनकाउंटर तरीके से की जाती तो फिर मैसेज कुछ और चला जाता। वो मैसेज बिल्कुल नहीं जाता जो एक बदमाश के साथ एनकाउंटर के थ्रू होता है, जो विकास दुबे के मामले में नहीं था। जो विकास दुबे के मामले में नहीं था। हाँ बिल्कुल, विकास दुबे के मामले में वो बिल्कुल स्थितियां नहीं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं हरिकेश जी, और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो एक दो सवाल मेरे और हैं इससे जुड़े हुए, और समझेंगे उससे हरिकेश जी से। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद लौटते हैं।
ब्रेक के बाद फिर से स्वागत है आपका चर्चा द ट्रूथ। हमारे साथ हरिकेश सिंह बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। हरिकेश जी, अतीक अहमद के खिलाफ जो कार्रवाई हुई और आपने विकास दुबे का भी नाम लिया, विकास दुबे का भी जब एनकाउंटर हुआ था उस समय एक जो है डर बना था कि, और ये भी कहा जा रहा था, योगी आदित्यनाथ पर ये भी आरोप लग रहे थे कि इन्होंने जो है एक ब्राह्मण की हत्या कर दी है या फिर करवा दी है। इस बारे में जो भावनाएं उस समय जो है एक सेंटिमेंट्स देखे जा रहे थे, फिलहाल क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ ने इसे जो है पूरी तरह से इसका सफाया कर दिया है? नहीं, देखिए, एक बात तो बहुत महत्वपूर्ण है कि पूर्वांचल में अगर मुस्लिम ताकतवर थे तो वो इन्हीं दबंगों की वजह से थे। ये बात सही है। गुंडागर्दी अगर होती थी तो इन्हीं की वजह से होती थी, और उसका दबाव बनाना और उस पर खत्म करना या खात्मा करना उनके लिए मुफीद है, योगी आदित्यनाथ के लिए। तो पूर्वांचल की तो ये बात सच है कि अगर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे दबंग जो लगातार हत्या भी करते, ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के पीछे भी मुख्तार अंसारी का हाथ था, ये कोई सामान्य बात नहीं है। और AK-47 का मिलना, और एक उस समय जो शैलेंद्र अधिकारी का DPSP था और उसकी भी सस्पेंशन होती है समाजवादी पार्टी के थ्रू, तो ये भी स्थिति खराब थी। निश्चित तौर पर किसी दबंग के चक्कर में किसी अधिकारी का निलंबन कर देना या उसको खत्म कर देना, तो ये भी एक खराब बात थी। निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ इसमें सफल हुए हैं और पूर्वांचल में ये दबंगई खत्म करने में उनको बिल्कुल श्रेय जाएगा। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी ये बातें हो रही हैं, और ऐसा नहीं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर नहीं हो रहे हैं, इधर भी बहुत ज्यादा हुए हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी त्यागियों का एक समाज है, वो भी काफी दबंग रहा है। या और बीच में आप चले जाइए बुंदेलखंड, या आप बुंदेलखंडी जो इलाका है, इटावा और मैनपुरी इधर इलाका है, वहां पे समाजवादी पार्टी के ही अपने पारिवारिक दबंग बहुत थे। कोई किसी का नाम छिपा हुआ नहीं है उसमें। शिवपाल सिंह यादव कोई हल्के फुल्के दबंग नहीं थे। हाँ, डायरेक्ट हत्या और नहीं हत्या का ये सब आरोप नहीं है। लेकिन अगर आप गुजरात से भी देखिए, वहां पर भी स्नूप गेट कांड हुआ था, एक बहुत जबरदस्त उछला था उस समय जब अमित शाह और नरेंद्र मोदी वहां पर सत्तासीन थे। उस दौरान भी एक हुआ था। इसके बाद एक एनकाउंटर हुआ था जिसमें आपका आरोपी गठित किए गए थे अमित शाह। अभी हाल में एक जगह पे इंटरव्यू देते समय बोल रहे थे कि उनके ऊपर जबरदस्ती आरोप लगा कि CBI ने छापा मारा था और उनसे नाम दिलवाया जा रहा था कि कहिए कि मोदी इसमें शामिल है। ऐसा होता नहीं है। जांच के दौरान पूछा जाता है कि आपके साथ कौन कौन था, क्या था। अगर कोई CBI कहलवाना ही चाह रही होती तो कहलवा नहीं लेती क्या? इतनी ताकत तो है ही ना CBI के पास कि अगर आपको पकड़ ली है तो इतना तो रगड़ ही देगी कि आपसे कहलवा लेगी। लेकिन आप नहीं कह रहे तो इसका मतलब आपको इतना भी रगड़ा नहीं गया, कुछ और बात थी। लेकिन हरिकेश जी, अमित, मैं चाहती हूँ कि अगर इस बात का जिक्र हो ही गया तो थोड़ा सा मैं ये भी समझ लूँ कि अमित शाह जो है केंद्रीय मंत्री और वो CBI के बारे में ऐसी बात कर रहे हैं, तो वही CBI अब उस पर इतनी विश्वसनीयता जो है वो क्यों सरकार ही है वो यहाँ पर जताती है? नहीं, इन बातों में आपको कुछ मिलेगा नहीं। 1919 में येदियुरप्पा दुनिया के नंबर 1 के भ्रष्टाचारी व्यक्ति थे। जब बिस्वा कांग्रेस में थे, नंबर 1 के भ्रष्टाचारी थे। अभी जब बीजेपी में दोनों लोग हैं तो उनपे बोलते हैं अमित शाह की भरोसा करिए इन पर, ये हमारे साथ हैं। आपके साथ आने के साथ क्या उनका चरित्र चाल सब बदल जाएगा? ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन ये व्यवस्था देखिए, ये जनता के ऊपर भी है। उसको समझना होता है कि एग्जैक्टली वो क्या करना चाहती है और किसको वोट दे किसको ना दे। निश्चित तौर पे 1990 के बाद से कांग्रेस का धीरे धीरे हाशिए पे चला जाना उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी खलिश है कांग्रेस के लिए। ये मैं मानूंगा। 80 सीटों के एक प्रदेश में आपका एक केवल नुमाइंदा होना, वो भी हार जाना या उसका भी कोई वक्त न रह जाना, आप सोचिए ना कि कैसी हालत है। लेकिन इसके बाद भी अपनी छवि आप बना नहीं पा रहे हैं, आप दिखा नहीं पा रहे हैं। ये कांग्रेस की भी तो हार है। कांग्रेस को भी तो दिखाना पड़ेगा ना भाई कि मैं ऐसा नहीं हूं, हम लोग ऐसे नहीं थे। इन लोगों ने इस तरीके परसेप्शन गढ़े और अब जो है केवल हिंदू मुस्लिम या इस तरीके की बातें करके रामनवमी के दिन पत्थरबाजी हो रही है। कहां से होने लगती है जब पुलिस इतनी सुरक्षा के साथ चल रही है? बिल्कुल। सब ऐसा कैसे होने लगता है? क्यों अमृतपाल को वहां पे अरेस्ट नहीं किया जा रहा है पंजाब में तुरंत का तुरंत? ऐसी कौन सी पुलिस है, ऐसी कौन सी जानकारी नहीं आपके पास पहुंच रही है? दुनिया को पता चल जा रहा है कि वो दिल्ली में घूम रहा है, दुनिया को पता चल जा रहा है कि फला गली में है वो, और आपको नहीं पता चल रहा है। अजीब सी बात है। मेवात से दिल्ली में दंगा करने के लिए एंड इलेक्शन से पहले 500 लोग आते हैं दिल्ली के भीतर, और यहाँ की पुलिस को, यहाँ के सब इंस्पेक्टर्स को, यहाँ के थानों को पता ही नहीं चलता है कि रात में कैसे 500 लोग ट्रकों में भर के आ गए। ऐसी कौन सी LIU है? एक लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, आपको पता ही नहीं चल रहा है, खबर ही नहीं हो रही है। इसका मतलब आप जानबूझ के कर रहे हैं।
इसका मतलब कहीं ना कहीं जो देश की इंटेलिजेंस है उस पर भी एक गंभीर और जो है प्रश्न लगता है यहाँ पर हरिकेश जी। लेकिन समय क्योंकि हम समाप्ति की ओर बढ़ रहे हैं तो मैं ये प्रश्न जरूर समझना चाहूंगी आपसे कि अब आप उत्तर प्रदेश में जनता की जो है रुख को या फिर किस ओर हवा चल रही है वहाँ राजनीति के नजरिए से देखा जाए, अतीक अहमद पर खास देखिए दोनों तीनों तरह के मामले हैं। जैसे आप बेरोजगारी कह लीजिए या आपकी महंगाई कह लीजिए, इन सब मुद्दों से आपका ध्यान भटकाना है। निश्चित तौर पे अडानी से, अंबानी से, इन लोगों के तमाम सवालों से इस बात को ध्यान को भटकाना है। राहुल गांधी के ऊपर ध्यान नहीं जाए, उनका बंगला खाली कराया जा रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है या कांग्रेस क्या कर रही है, इन बातों से ध्यान भटकाने के लिए जो पूरे मीडिया का यूज हो रहा है उसमें अतीक अहमद बुरी तरीके से छा गए, नो डाउट। लेकिन अतीक अहमद है क्या? दो कौड़ी के आदमी है, सीधी सपाट सी बात है। बंदूक लेकर अगर न चलें तो सामान्य सा बच्चा भी थप्पड़ मार देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर रिवॉल्वर और गन लेकर के आप किसी का गन पॉइंट पर काम करते चल देंगे तो जाहिर बात है ना, आदमी डरेगा। साधारण आदमी या सीधा आदमी कौन सा होता है? वो यही होता है कि वो गुंडागर्दी बदमाशी नहीं करता है, वो डरता है कि नहीं परिवार को नुकसान पहुंचेगा। हाँ, योगी आदित्यनाथ इसमें सफल हो रहे हैं, नो डाउट। इसमें मैं बिल्कुल कहूंगा कि योगी आदित्यनाथ इस बात को पोर्ट्रे करने में बिल्कुल लोगों तक संदेश पहुंचाने में सफल हो रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से माफिया का राज खत्म हो रहा है। और 2024 के इलेक्शन में ये बात बहुत बड़े बड़े पोस्टरों में इंगित की जाएगी जब जनरल इलेक्शन होगा, तब भी कि योगी आदित्यनाथ ने माफिया का राज खत्म कर दिया है। और अगर आपको सुरक्षित समाज चाहिए, 33 लाख करोड़ का एमओयू साइन हुआ है, एमओयू साइन हुआ है। हाँ, एमओयू साइन हुआ है आपके इन्वेस्टमेंट के तौर पे। आएगा कितना इसका पता नहीं है, इसका भरोसा नहीं है। 4.25 लाख करोड़ 2018 में हुआ था, लेकिन बावजूद इसके कितना इन्वेस्टमेंट आया इसका कुछ पता नहीं है। लेकिन ये संदेश जरूर पहुंचेगा कि माफिया खत्म किया जा रहा है, सुरक्षित राज्य किया जा रहा है, बहुत जबरदस्त हाईवे बनाए जा रहे हैं, सड़कें आपके प्रोग्रेस के लिए बनाई जा रही हैं। लेकिन एक दाग योगी सीएम योगी आदित्यनाथ पर जरूर है कि वो आलोचना का जो सुर है वो बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। नेहा एक सिंगर है, फोक सिंगर, उनके यूपी में काबा गाने पर ही जो उनके खिलाफ कार्रवाई जो शुरू हुई थी, ये कहीं ना कहीं बिल्कुल ही छोटी सी बात नहीं, ये सिर्फ योगी पर नहीं है। योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, नरेंद्र मोदी सब पर है। राजनाथ सिंह साहब सवाल पूछ लीजिए, सबसे सीधे दिखते हैं, चुप दिखते हैं। सवाल पूछ लीजिए, बुरा हाल हो जाएगा। क्या है कि नेताओं का कद जैसे जैसे बड़ा हो जाता है, जैसे जैसे उनका ऑरा बहुत बड़ा हो जाता है। याद होगा एक एनआई की रिपोर्टिंग के दौरान भी उनकी गाली गलौच आई थी योगी आदित्यनाथ की। तो ये कद बड़ा होता है, उनका अहंकार का भाव उतना बड़ा होता जाता है और वो सुन नहीं पाते कि कोई मेरी बुराई कर कैसे सकता है। तो नेहा सिंह राठौर उसका एक पॉइंट हो सकती है, लेकिन ऐसा बहुत सा है। आप सवाल पूछ के देखिए, परेशान हो जाएंगे, निश्चित परेशान हो जाएंगे। और कोई भारत समाचार या और तमाम जो पेपर हैं या दैनिक भास्कर है, इस तरह के पेपरों पे जिस तरीके की छापेमारी हुई है वो हल्की फुल्की तो हुई नहीं है, वो ठीक ठाक हुई है। ये सब चीजें हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी हरिकेश जी, आपने इतने विस्तार तरीके से जो है उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद का माफिया गुंडागर्दी राज क्या समाप्त हो गया है, और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की जो सरकार है बीजेपी की, योगी आदित्यनाथ की, उसको जो शाबाशी मिल रही है उसको आखिर कितना नंबर असल में दिया जाना चाहिए, ये हमने जानने की कोशिश की। और बहुत बहुत धन्यवाद फिर से करूंगी हरिकेश जी का, और अपने दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि आपका समर्थन और आपका जो प्रोत्साहन है उसके ज़रिए निष्पक्ष रहकर अपने मसलों को आपके सामने लाने में जो है हमें ऊर्जा मिलती रहती है। और फीडबैक देना ना भूलें info@justbroadcasting.com पर और neha@justbroadcasting.com पर भी हमें आपके ईमेल का इंतज़ार रहता है। उम्मीद करेंगे कि अतीक अहमद का ये जो आतंक है इसके बारे में आपको शायद जो है जानकारी मिली होगी, स्पष्ट रूप से आप समझ पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आखिर हो क्या रहा है और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है आखिर किस ओर बढ़ रही है, अगर हम बात करें खास करके आम चुनाव 2024 को लेकर। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।